आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए शुरू कर लेते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व, ठीक है। देखिए, इनका जो वर्णन किया गया है, इसका वर्णन भाग संख्या 4 में किया गया है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम भाग संख्या 4, ठीक है। इसका वर्णन भाग संख्या 4 में किया गया है और अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 51 तक में इसकी चर्चा की गई है। तो आर्टिकल संख्या 36 से लेकर 51 तक, ठीक है ना। चलिए, पहली बात प्रश्न बनता है कि जो डीपीएसपी हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो डीपीएसपी हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। अब बात आती है आयरलैंड ने भी कहाँ से लिए हैं। तो आयरलैंड ने लिए हैं स्पेन के संविधान से। कहाँ के संविधान से? स्पेन के संविधान से लिए हैं, ठीक है ना। और एक स्टेटमेंट आता है कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठीक है। तो डीपीएसपी को जो संविधान की आत्मा कहा है वो कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो यहाँ लिख देता हूँ, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन ने कहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में, है ना। जिन लोगों ने देखिएगा, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो देख लें, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं जो मौलिक अधिकार हैं इससे पहले का जो भाग संख्या 3 उसे मैं उन वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब प्रश्न बनता है आर्टिकल संख्या 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, ठीक है। देखिए, अब शुरू करते हैं, ठीक है। आर्टिकल संख्या 36, ठीक है। देखिए, आर्टिकल संख्या 36 में परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषा। कहने का तात्पर्य यह है जो परिभाषा आर्टिकल संख्या 12 में दी गई है वही परिभाषा आर्टिकल संख्या 36 में दी गई है, ठीक है ना। राज्य की परिभाषा। अब देखिएगा, आर्टिकल संख्या 37, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 37 में कहा गया है कि जो डीपीएसपी हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, ठीक है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद संख्या 38, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर डीपीएसपी को सरकार लागू करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो भी ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य ये होगा आर्टिकल संख्या 37 का। अब देखिए, आर्टिकल संख्या 38, इसमें कहा गया है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, यानी कि सरकार की जो अभिव्यक्ति होगी वो कैसी होती है? लोक कल्याणकारी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए पार्क वगैरह बनवा देना, या जो यंग यानी कि जो युवा हैं या जो लड़के हैं उनके लिए स्टेडियम बनवा देना। समझ में आएगा नहीं? ये सारी किसके अंतर्गत आएंगे? यही में आएगा लोक कल्याण की अभिवृत्ति। यानी सरकार का पूरा फोकस रहता है कि लोगों का कल्याण किस प्रकार से किया जा सके, ठीक है ना।
तो यह है लोक कल्याण की आवृत्ति। अनुच्छेद आर्टिकल संख्या 39, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 30 या 39, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है ना, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य होगा तो वेतन भी दोनों को समान मिलेगा, चाहे ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो महिला है तो उसका वेतन कम मिले या पुरुष है तो उसको वेतन अधिक मिले, ठीक है। तो इसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर काम समान है तो वेतन भी समान ही मिलेगा, ठीक। अब देखिए आर्टिकल संख्या अगला देख लेते हैं 39 का, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि अगर वकील, अगर जैसे कोर्ट में मुकदमा हो गया है, वकील नहीं है लड़ने के लिए, ठीक है ना, पैसे नहीं है वकील को करने के लिए, तो आपका जो स्टेट होगी, राज्य होगा, वो आपको क्या दिलाएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता, आपको वकील, सरकारी वकील आपको दिलाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा आर्टिकल संख्या 40, ठीक है ना, इसमें पंचायतों की बात कही गई है। आर्टिकल संख्या 40 में किसकी बात कही गई है, पंचायत की बात की गई है, अनुच्छेद संख्या 40। पंचायत, ठीक है। अब देखिए जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है ना, 73वां संविधान यानी कि ये पंचायतों से संबंधित है और ये नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित, ग्राम पंचायत। और जो तो 74वां है ये आपका नगर पालिका, नगर पालिका इससे संबंधित है, ठीक है। ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। देखिए अब इसको आर्टिकल संख्या 243 के काम में रख दिया गया है, ठीक है। हालांकि इसमें भी है पंचायतें और आपको आर्टिकल संख्या 243 के काम में भी है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, इसमें ग्राम पंचायत को रखा गया, और 74वां संविधान संशोधन इसमें नगर पालिका को रखा गया, ठीक है। इसकी बात कही गई है और कब हुआ था 1992 में, किस अनुच्छेद में रख दिया गया, 243 के काम में, ठीक। अब आगे देखते हैं आर्टिकल संख्या 41, ठीक है ना, इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं कौन कौन सी दशाएं, जैसे वृद्धावस्था हो गई, है ना, वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में सरकार वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है ना, वो वो उपलब्ध कराती है अगर पात्र हैं तो, ठीक है। या विधवा पेंशन हो गई, है ना, विधवा पेंशन, या हम कह सकते हैं विकलांग लोगों के लिए अब तो बैटरी वाली जो साइकिलें आने लगी है ना, पहले ट्राई साइकिल दी जाती थी, ठीक है। और दूसरी बात रोजगार, है ना, कुछ दशाओं में रोजगार यानी मनरेगा, जिसमें 100 दिन के कार्य की गारंटी दी जाती है, ठीक। तो आर्टिकल संख्या 41 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धावस्था हो गई, बुढ़ापा हो गया, है ना, या विधवा पेंशन यानी कि विडो महिलाओं के लिए, या विकलांग हो गए, या फिर हम कह सकते हैं रोजगार भी, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा आर्टिकल संख्या 42, ठीक है ना। देखिए 42 में कहा गया है मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, चलिए इरेज कर देता हूं।
मनोचित दशा और प्रसूति सहायता, ठीक है ना, इसकी बात कही गई। अब यहाँ देखिएगा, मनोचित दशा का तात्पर्य यही होता है, अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी दशा उस कार्य को करने के लिए नहीं है ना, तबीयत ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति को वो कार्य ना दे करके कोई आसान कार्य उसको दे दिया जाएगा जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रसूति सहायता है ना, इसमें जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको 6-6 महीने की छुट्टी दी जाती है, ठीक है। कितने महीने की? 6-6 महीने की उनको क्या दी जाती है? 6-6 माह का अवकाश। अब यहाँ देखिए, अगर उनका हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको 15-15 दिन की क्या दी जाती है? छुट्टी दी जाती है। एक तो डिलीवरी से पहले, ठीक है ना, 15 दिन की, और डिलीवरी के बाद 15 दिन की, ठीक है। तो उनके हस्बैंड को 15-15 दिन की छुट्टी दी जाती है और महिला को 6-6 महीने की छुट्टी दी जाती है, ठीक है। हालांकि चाइल्ड केयर लीव वो अलग से दी जाती है, ठीक। आगे देखिएगा, आर्टिकल संख्या 43, ठीक है ना। देखिए आर्टिकल संख्या 43 में कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक। निर्वाह योग्य मजदूरी कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी व्यक्ति को कम से कम इतनी सैलरी दी जाएगी जिससे कि वो अपनी आजीविका को चला सके, ठीक है, या अपना जीवन निर्वहन वो ठीक प्रकार से कर सके। तो आर्टिकल संख्या 43 में यही कहा गया है, निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक। अब देखिए आर्टिकल संख्या 43 के काम है, ठीक है ना। अब देखिएगा आर्टिकल संख्या 43 का काम, ठीक है। इसमें कहा गया है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आर्टिकल संख्या 43 में एक बात और ध्यान रखिएगा कि निर्वाह योग्य मजदूरी और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी, ठीक है ना, यानी साप्ताहिक अवकाश, क्या कह सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन का अवकाश, ठीक है ना। क्योंकि हर एरिया में एक ना एक दिन, मतलब हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी अवश्य होती है, ठीक है। विद्यालय तो बंद होते हैं, संडे को अवकाश रहता है विद्यालयों में, लेकिन अन्य जैसे जो दुकानें होती हैं, ठीक है ना, वो भी कहीं पे मार्केट मंगलवार को बंद रहता है, कहीं पे बुधवार को रहता है, ठीक है, अपना अलग अलग हिसाब से। कहने का तात्पर्य ये है, ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल संख्या 43, ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी और साथ ही साथ क्या, हफ्ते में 1 दिन का अवकाश, ठीक है। अब देखिए 43 का काम है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। जो भी उद्योग प्रबंधन है उसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी भी क्या है, सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल संख्या 44, ठीक है, 44 में कहा गया है समान सिविल संहिता, या हम कह सकते हैं समान नागरिक संहिता। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, या हम कह सकते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। देखिए इसका तात्पर्य ये होता है, अब देखिए गोवा में ये पूर्णतः लागू है। पूर्णतः कहाँ लागू है? लिख देते हैं गोवा में, गोवा में पूर्णतः लागू, गोवा में पूर्णतः लागू, ठीक है। ये कह सकते हैं आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, है ना, या हम कह सकते हैं विवाह की रीतियां भले भी अलग अलग हों विवाह करने की, लेकिन जो तलाक होगा वो एक ही प्रकार से होगा, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, ठीक। ये पूर्णतः कहाँ पे लागू है? गोवा में लागू है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल संख्या 45,
देखिए इसमें दो बातें कही गई हैं, आर्टिकल संख्या 45 में दो बातें कही हैं। एक तो जो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है ना, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, स्वास्थ्य 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों का जो स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगी, सरकार रखेगी, ठीक है ना। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में दिया जाता है, बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, उनकी माताओं को भी पोषाहार दिया जाता है, राशन दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें कहा गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, ठीक है। हालांकि संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो इसको क्या बना दिया गया है, अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल संख्या 21 के ए में इसको रख दिया गया है, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ देखिएगा आगे आर्टिकल संख्या 46, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आर्टिकल संख्या जो 46 में कहा गया है, SC और ST के लिए विशेष आरक्षण, SC और यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष आरक्षण, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आर्टिकल संख्या 47, देखिए 47 में जो बात कही गई है, पोषाहार और मादक पदार्थों का निषेध और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, ठीक। तो आर्टिकल संख्या 47, ठीक है, इसमें कहा गया है पोषाहार, ठीक है, यानी सरकार का कर्तव्य होगा कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो शुद्ध मिल रही हैं या नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए सरकार जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर मोहर लगी होती है FSSAI, है ना, और यहाँ पे नीचे लाइसेंस नंबर लिखा होता है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। पोषाहार हो गया और मादक पदार्थ हो गए, मादक पदार्थ, ठीक है, और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है अगर सरकार इन्हें लागू करती है तो ठीक है, अगर नहीं लागू करती तो आप इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो सीधा सा, क्योंकि आर्टिकल संख्या 37 में ये बात पहले ही की जा चुकी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार में सरकार वो शराब बिल्कुल बैन है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये पहल अन्य स्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आबकारी विभाग से जो टैक्स आता है ना अत्यधिक, वो यहीं से आता है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल संख्या 48, ठीक है। देखिए आर्टिकल संख्या 48 में कहा गया है सरकार कृषि को बढ़ावा देगी, ठीक है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इनको क्या देगी सरकार, बढ़ावा देगी, कृषि हो गया, है ना, पशुपालन हो गया। इसीलिए देखते हो जो कृषि से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सरकार इन चीज़ों को क्या देती है, बढ़ावा देती है, ठीक है। अब जो पशुपालन हो गया इसको बढ़ावा देना, और साथ ही साथ दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, मैं अब यहाँ देखिए 48 का आर्टिकल संख्या 48 का देखिए इसमें कहा गया है वन हो गया, वन्य जीव, ठीक है, और पर्यावरण, वन्य जीव और पर्यावरण का
संरक्षण, ठीक है ना, इसकी बात कही गई है। अब आर्टिकल संख्या 49, देखिए 49 में कहा गया है जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है ना, इसके संरक्षण की बात कही गई है। राष्ट्रीय जो स्मारक हैं इनका संरक्षण करेगी कौन? सरकार, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिएगा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है ना, इनका तो स्मारकों का संरक्षण, ठीक है। अब आर्टिकल संख्या देखिए 50, आर्टिकल संख्या 50 में कहा गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ठीक। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, कहने का तात्पर्य है कार्यपालिका और न्यायपालिका कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। रीजन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल थाना हो गया, है ना, थाना किस में आएगा? आपका कार्यपालिका में। जो भी पुलिस अधिकारी हो गए, जितने भी अधिकारी होते हैं सारे के सारे आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और जो न्यायालय होते हैं वो अपने में स्वतंत्र है, ठीक है। मान लीजिए कोई अधिकारी हो किसी भी जज से या न्यायालय से मान लीजिए सेटिंग कर ले तो आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा, ठीक। इसीलिए आर्टिकल संख्या 50 यानी 50 में बात कही गई है, 50-50 कर दिया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात कही गई है। किसमें? आर्टिकल संख्या 50 में, है ना। याद कर लोगे, 50-50 कर दीजिएगा अलग अलग, ठीक। अब देखिएगा आर्टिकल संख्या 51, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी हमारा जो देश होगा, जो भारत, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या देगा? बढ़ावा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में बांग्लादेश हो गया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक। आर्टिकल संख्या 51। अब देखिए आज हमने आर्टिकल संख्या 36 से लेकर के आर्टिकल संख्या 51 तक हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।